हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय द वे, जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट सवाल के दरमियान एक जीके का पार्ट होता है जिसको आप कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेट। कोई भी तारीख क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके पीछे उस तारीख में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जन्म लेते हैं या जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समय के साथ, तो उनके जन्म, उनकी मृत्यु या कोई घटना या कोई बात या कोई डिस्कवरी, इन्वेंट, कोई खोज, ये मायने रखती है और इस तरह से वो सवाल बन जाता है। ऐसे ही हम आपसे बात करते हैं 1 मई से लेकर 8 मई के बीच में क्या क्या हुआ जो इंपॉर्टेंस है, और मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे है? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फोकस हैं। तो ऑल फोकस वी हैव टू गो थ्रू पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो ध्यान देंगे 1 मई पूरी दुनिया मनाती है वर्ल्ड लेबर डे, विश्व मजदूर दिवस या विश्व श्रम दिवस। श्रम यानी लेबर, तो वर्ल्ड लेबर डे मनाती है कौन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएनओ का एक पार्ट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को सेलिब्रेट करती है और मजदूरों के योगदान को याद करती है। तो याद रखना है, वर्ल्ड लेबर डे 1 मई सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड कम्युनिटी थ्रू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और याद रहे, मजदूरों का योगदान इस विश्व में, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। हम अपने दिमाग में कोई भी प्लान बना लेते हैं, पर उसे आकार देने का काम हम और आप मिलकर ही करते हैं। और यहां लेबर का मतलब सिर्फ वो लेबर नहीं है जो 4th ग्रेड के हमारे मजदूर हैं, नहीं। लेबर से यहां तात्पर्य शब्द के लिए जो कार्य करते हैं, हमारे घर की मां से लेकर के हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर, हमारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, हमारे नाली मवेशी का देखभाल करने वाले, नालियों को साफ करने वाले मजदूर, हम आप जो काम करते हैं अपने घर में किसी तरह से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दैनिक मजदूर जो वेजेस पे काम करते हैं वही हो। कोई भी जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसका दिन है ये। श्रम का लेबर डे नाम है, तो ये चीज है। तो वर्ल्ड लेबर डे। और एक खास चीज है और हम बता दें आपको, इसी 1 मई को, लेकिन 1899 यानी 1899 जब लॉर्ड कर्जन बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, उस वर्ष यानी 1 मई 1899 को हम देखते हैं जर्मनी में एस्प्रिन की खोज हुई, जिसे एस्प्रिन टैबलेट आज खाते हैं पेन किलर के रूप में, और अन्य चीजों में भी एस्प्रिन टैबलेट खाते हैं। तो एस्प्रिन की खोज हुई थी, तब वो पाउडर के रूप में हुआ था, दर्द निवारक औषधि के रूप में। तो याद रखना है 1 मई 1899 एस्प्रिन की खोज की थी। किसने की थी? तो फ्लेक्स हाफमैन ने की थी, जर्मनी के थे, और बायर कंपनी थी, उस कंपनी के तहत यह खोज हुई थी। हम देखते हैं लगभग 16 साल बाद 1915 में जाके जब महात्मा गांधी भारत आए, तो यूं समझिए एस्प्रिन का टैबलेट मार्केट में आया। टैबलेट यानी गोली आई। तो कोई बात नहीं, एस्प्रिन दवा कितनी पुरानी है ये समझ में आ गई, एस्प्रिन का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ गई। लेकिन इसके बहाने आपको ये पता चल गया कि एस्प्रिन दवा किसने खोजी, किसने बनाया। तो हम क्या कहेंगे? बायर कंपनी, जर्मनी। लेकिन बनाने वाले का नाम क्या है? आप भी जानते हैं, फ्लैक्सी हाफमैन। तो ये ध्यान में रखना है, 1 तारीख का इंपॉर्टेंस ये है। अब आइए 2 मई। हमें मालूम है 2 मई 2007 में बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा ही साइक्लोन आया था, यानी तूफान, और उस तूफान का नाम था नरगिस। और ये नरगिस तूफान ने धूम मचाई थी। भारत के भी 5-7 से 10 हजार लोग मारे गए थे तटीय प्रदेशों में, और अन्य देशों में भी मौतें हुई थी। तो चलिए वो तो एक अलग चीज है, लेकिन हमें 2 मई के संदर्भ में 3 सवालों पर ध्यान देना है। 2 मई को हम देखते हैं 1921, आज से 101 वर्ष पहले भारत के एक फिल्म डायरेक्टर का जन्म हुआ। डायरेक्टर के रूप में नहीं जन्म हुआ, एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम था सत्यजीत रे। समय के साथ वो विदेश गए, फिल्म कला सीख कर आए और भारत में डायरेक्टरी की फिल्म डायरेक्टर बने। पैसे नहीं थे, इसलिए बहुत मशक्कत करके, इधर उधर करके, अपने जमीन जायदाद बेच उच करके, कर्जा उर्जा लेके फिल्म बनाते थे। इनकी एक मूवी थी पाथेर पंचाली, बहुत सराही गई। इनकी एक मूवी थी चारुलता, और भी सराही गई। इन्हीं की एक मूवी थी जो आप और हम सब जानते हैं, जिसे कहते हैं 2 बीघा जमीन।
घर बाहिरे, ऐसी बहुत सारी मूवी उन्होंने बनाई और बहुत ही सामाजिक पृष्ठभूमि पर उनकी मूवी बनती रही है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर समय के साथ पूरी दुनिया ने उनको सराहा। 1984 में भारत सरकार ने उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भारत में ये फिल्म अवार्ड, जो सबसे बड़ी अवार्ड है, दिया जाता है। 1992 में हम देखते हैं इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ख्याल से अमेरिका के जो हॉलीवुड मूवीज हैं उनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं क्या, जो ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ऑस्कर अवार्ड मिला। तो याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले ये दूसरे भारतीय थे जो 1992 में ऑस्कर अवार्ड पाए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। तो ध्यान में रखना है, सत्यजीत रे की 3-4 मूवी जैसे पाथेर पंचाली, चारुलता, 2 बीघा जमीन, ठीक है, अपराजिता, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस सत्यजीत रे बांग्ला फिल्म ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी सिरमौर थे, वर्ल्ड क्लास के थे। इन्हें 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला, ये याद रखिएगा, जिसे एकेडमिक अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है, लॉस एंजल्स के बेवर्ली हिल से दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस बहाने आपको यह भी जानना होगा कि ये जो 1987 में स्थापित हुआ था ऑस्कर अवार्ड, वो आज तक चल रहा है और वो भी 100 साल पूरे होने वाले होंगे 2027 में। क्यों? बाय द वे, अगला सवाल ध्यान देंगे। तो सत्यजीत रे के बारे में तो ये चीज आपने जान लिया। अब हमारे पास एक और व्यक्तित्व विशेष है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। 2 मई को 1950 में भारत में एक फ्रेंच कॉलोनी जो रह गई थी, चंदर नगर, जो आज के वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में एक छोटा सा टाउनशिप है, चंदर नगर। चंदर नगर फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और 1948 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई थी, यानी फ्रेंच की सरकार ने वहां पे एक प्लेबेसिटी करवाई कि भाई आप क्या चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं या फिर अलग रहना चाहते हैं। तो सभी ने 97% लोगों ने कहा कि मुझे भारत में विलय करना है। इसीलिए 2 मई 1950 को फ्रेंच की कॉलोनी चंदर नगर का विलय भारत में हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि कुछ और भी चीजें हैं जो वंडरफुली है। हम बात करते हैं 2 मई। तो 2 मई में एक नरगिस आई तूफान, भारत में पश्चिम बंगाल वगैरह सब में बहुत तबाही मची थी। और दूसरा मैंने कहा आपसे क्या कि 2 मई को ही एक और बात हुई थी जो मैंने बताया सत्यजीत रे के संदर्भ में, ठीक है, और फ्रेंच कॉलोनी की बात हमने की थी, चंदर नगर की। अब 3 मई की बात करें। 3 मई को भारतीय सभ्यता के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन जिसकी शादी होती है बड़ा दृढ़ जोड़े रहते हैं, बने रहते हैं, बड़ा अच्छा शगुन माना जाता है। इस दिन जो है मतलब गोल्ड खरीदते हैं या कीमती चीजें खरीदते, हीरे जवाहरात, वो भी बड़ा बना रहता है, अक्षय बना रहता है, ऐसा कहते हैं, समृद्धि होती है। और 3 जो है अक्षय तृतीया, उसी दिन जन्म होता है परशुराम का। ऐसी मान्यता है भारतीय हिंदू शास्त्र के अनुसार कि विष्णु जी के 10 अवतार की धारणा है, उनमें 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार होना बाकी है। याद रखिएगा, 9 अवतारों में जो पहला अवतार होता है मत्स्य अवतार, मछली रूप, कुर्मा अवतार कछुआ टर्टवाइज रूप, उसके बाद होता है वराह अवतार सुअर का रूप, उसका होता है नरसिम्हा अवतार जिसको हम कहते हैं आधा नर आधा सिंह का रूप, 5वां अवतार होता है वामना अवतार बौने के रूप में, 6ठा अवतार होता है परशुरामा अवतार, परशु लेकर के जन्म लेते हैं परशुरामा अवतार, और फिर 7वां अवतार होता है राम अवतार, दशरथ पुत्र राम, 8वां अवतार होता है कृष्णा अवतार यानी कि मथुरा के कृष्ण और देवकी पुत्र यशोदा पुत्र, और फिर आपका 9वां अवतार जो है भगवान बुद्ध को माना गया है, बुद्धा अवतार, और 10वें की कल्पना की गई है, इमेजिनेशन है कि होगा ही, ऐसी सोच है, जिसको कहते हैं कल्कि अवतार, जो कलयुग में आएंगे। और ध्यान रहे कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो बात बनी वो ये, इन 10 अवतारों में 9 अवतार हो चुके हैं, 1 अवतार बाकी है। तो इन 10 अवतारों में 6ठे नंबर का अवतार है परशुरामा अवतार। तो याद रखिएगा 3 मई परशुराम जयंती होती है, उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। पॉइंट क्लियर? अब जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। परशुराम जो थे उनका एक धनुष का नाम आता है अक्सर पिनाक। पिनाक क्या है ध्यान देंगे। पिनाक एक धनुष है और ये धनुष माना जाता है कि शंकर जी ने उन्हें दिया परशुराम को। और याद रहे
ऐसा ही एक सारंग नाम का धनुष विष्णु जी भी खुश होकर के परशुराम को दिए। परशुराम कहते हैं ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय राजा ढंग से शासन नहीं करते उसका वो विनाश कर देते थे, ऐसा है। तो कुल मिला के याद रखिएगा, परशुराम के ही शिष्य भीष्म पितामह थे। कहते हैं भीष्म पितामह परशुराम से ही धनुर्विद्या और अन्य युद्ध विद्या सीखे थे। तो परशुराम का बड़ा एक इमेज है और ये परशुराम के संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं। परशुराम कुंड नाम का एक जलाशय है जहां से गर्म पानी निकलता है जो यमुनोत्री में है, और वहीं पर लोग नहाते हैं और उसी में चावल पकाते हैं और वही प्रसाद बन जाता है। तो परशुराम मंदिर भी वहां पे है। ऐसे एक परशुराम मंदिर, परशुराम कुंड है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर कहते हैं उस कुंड में जो है उनका कटार जो है परशु जो है हाथ से छूट गया था। परशुराम जो थे जमदग्नि नाम के ऋषि के पुत्र थे और परशुराम की माता का नाम रेणुका था, ये याद रखिएगा। परशुराम के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, संभव नहीं है कि ये सारी कहानी यहाँ बयान की जाए, लेकिन हाँ परशुराम के संदर्भ में सवाल इस तरह से आएंगे जो मैं आपके सामने में रख रहा हूं। अब जो मैं कह रहा हूं गौर समझाइएगा। तो 3 मई को, ये तो आपने देख लिया, 2 मई को। अब जो है हम 3 मई के संदर्भ में बात कर रहे थे, अक्षय तृतीया, परशुराम अवतार। और अब 3 मई का एक और सवाल है। 3 मई 1913, ध्यान देंगे, 3 मई 1913 को हमारे दादा साहब फाल्के, जिन्हें हम डीएसपी कह सकते हैं शॉर्ट में, जिनका ओरिजिनल नाम था डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं, डीजीपी का मतलब है ढूंढी राज, ठीक है, ढूंढी राज, ठीक है, तो डीजीपी, ठीक है, तो याद रखेंगे ढूंढी राज फाल्के इनका नाम है, डीजीपी करके। तो जो भी है ध्यान में रखना है हमें कि दादा साहब फाल्के ने एक मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र मूवी पब्लिश्ड हुई थी, आई मीन रिलीज्ड हुई थी, वह दिन 3 मई था, 1913 था। ये उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आवाज को भी रिकॉर्ड किया जा सके और हम सुन सकें, इसलिए बोल तो रहे हैं पर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आते थे। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये मूक फिल्म थी, यानी डायलॉग लेस मूवी थी, बधिर मूवी थी, राजा हरिश्चंद्र। पॉइंट क्लियर? तो ये उसका है। और पूछेगा 13 को पलट देंगे तो 31 होगा। तो 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म आई। और ध्यान देंगे हम इसी को देखें तो 1931 कर दें तो पहली बोलती फिल्म आ जाएगी आलम आरा, जिसको डायरेक्ट किया था अरदेश ईरानी ने। ये अलग बात है कि 31 में ही पहली कलर मूवी भी आएगी सैरेंद्री, तो ये अलग चीजें हैं। बाय द वे हम बात करें अब अगली कड़ी 3 तारीख की। 3 तारीख को हम देखेंगे कि 3 मई 1939 को हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की, जिसे हम हिंदी में अग्रगामी दल कहते हैं। आज भी ये पार्टी कायम है। रीजनल लेवल की पार्टी तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 सदस्य अक्सर जीत जाते हैं, एक सदस्य जीत जाते हैं। तो याद रखिएगा इस पार्टी का जो लोगो था टाइगर, रेड सरफेस पे टाइगर था, ये ध्यान में रखिएगा, और हथौड़ा हंसिया थी। हथौड़ा हंसिया को बालियों को हटा दिया गया है। इन्होंने अपनी अब कलेवर चेंज किया है और बहुत जल्दी ये हो सकता है कि ये बीजेपी की सपोर्टिव पार्टी बंगाल में हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। कम्युनिस्ट पार्टी से ये लगभग अपनी गुटबंदी अलग कर लिए हैं और इन्होंने चेंजेस कर लिए हैं। तो ये इस बार बहुत मायने होगा इनका सवाल, इनके फ्लैग के चेंजेस को लेकर के। अगला एक और चीजें हैं, 3 मई को दुनिया मनाती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ध्यान में रखेंगे प्रेस को हम क्या कहते हैं, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का 4था स्तंभ कहते हैं मीडिया को, तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए हम बताएं, हमारे एक रक्षा मंत्री हुए जिनको हम कहते हैं वी.के. कृष्ण मेनन। ये इंग्लैंड में पढ़े लिखे, इंग्लैंड के लेबर पार्टी से जुड़ गए। समय के साथ देश आजाद हुआ, भारत आ गए, भारत में आके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए और सांसद बने। समय के साथ रक्षा मंत्री बने और 1962 के चीन के साथ युद्ध में थोड़ी सी तकलीफ ये हुई, चीन के साथ युद्ध में तकलीफ ये हुई कि हम हार गए, जिसका नतीजा निकल के ये आया कि उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। तो ये याद रखने की चीज है कि उन्हें क्या किया, रेजिग्नेशन देना पड़ा। ठीक है, तो 1 में आपका हो गया, 2 में हमने बात कर ली, 3 में गोइंग ऑन है। तो 3 मई में जो बात करेंगे वो हमने क्या कहा
कि वी के कृष्ण मेनन का जन्म होता है। जन्म तो ठीक है 1896 में हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भारत के रक्षा मंत्री हुए। और ध्यान देना है कि इंडो चाइना वॉर 1962 के समय वही रक्षा मंत्री थे, उन्हें रिजाइन देना पड़ा। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने एक प्रस्ताव यूएनओ में लाया था कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के पक्ष में। हमारे कृष्ण मेनन जो थे वो वहां गए और उन्होंने 8 घंटे स्पीच दिया। कितने घंटे? 8 आवर्स स्पीच हमारे वी के कृष्ण मेनन ने दिया यूएनओ में, और अमेरिका का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। उसी समय से कहा जाता है वी के कृष्ण मेनन को द हीरो ऑफ कश्मीर, कश्मीर का हीरो। तो दिस इज द रियलिटी। और ये वी के कृष्ण मेनन कहां के थे? केरला के कन्नूर में जन्म लिए थे, केरलाइट थे। तो कहां केरल, कहां कश्मीर, लड़ता है सब इसी भारत के लिए। यह ध्यान में रखिएगा, यही होनी चाहिए भारतवासियों की तकदीर। चलिए अब बात आगे करें। तो हमने ये भी देख लिया आपसे, ठीक है। अब अगली जो पॉइंट में बात कर रहा हूं 4 मई की बात करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम 4 मई की बात करेंगे, ठीक है। एज यू नो दैट 4 मई 1799, ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मई 1799 को क्या होता है उसकी पृष्ठभूमि में यह समझिए। एंग्लो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर यानी मैसूर रियासत भारत, एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुए। पहला 1767 से 69 हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, दूसरा 2 फेज में हुआ 1780 से 82 हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच। हैदर अली घायल हुए, समय के साथ डेथ कर गए, और फिर उनका बेटा टिपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया 82 से 84, और फिर दोनों बराबर के रहे। फिर देखते तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर यानी आंग्ल मैसूर वॉर हुआ, वो 1789 से 92 के बीच में हुआ, और इसमें अंग्रेज जीत गए। टीपू को आधा राज्य खोना पड़ा, अपने 2 नाबालिग निर्दोष बेटे को खोना पड़ा। और चौथा युद्ध होता है 1799 में, एंग्लो मैसूर युद्ध। इस युद्ध के दरमियान जो गवर्नर जनरल बंगाल है वह है लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली यानी ड्यूक सेकेंड, और उसके साथ लड़ रहा है हमारा टीपू सुल्तान। ये लड़ाई कई जगह होता है, सुदनूर, बेंदा, इन सब में हारते हुए टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल, सेकंड कैपिटल श्रीरंगपट्टनम पहुंचता है और लड़ाई जारी रहती है। इस लड़ाई के दरमियान तलवारबाजी में ध्यान रहे लॉर्ड आर्थर वेलेस्ली ने 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम के, जो एक नदी द्वीप है जो कावेरी नदी बनाती है, कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में वेलेस्ली के हाथों मारे गए टीपू सुल्तान शहीद हो गए, उनका गला उतार दिया गया, बिहेडेड बाय आर्थर वेलेस्ली। तो टीपू सुल्तान जिसे शेर मैसूर कहते हैं, वाकई में उनका इतिहास पढ़ेंगे तो वो राष्ट्रभक्त है। हम पॉलिटिकली कुछ भी कहें पर राष्ट्रभक्त है ऐतिहासिक नजरों से। तो ये चीजें, तो कुल मिलाकर के बात ये हुई टीपू सुल्तान की हत्या हो गई, असैसिनेटेड। तो ये 4 मई है। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि 4 मई को पूरी दुनिया मनाती है कोल्ड माइनर्स डे, यानी कोयला खनिक दिवस। कोयले के खादान में काम करने वाले हमारे क्रमिक जो हैं, जो खनिक हैं, जो माइनर्स हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं, और कहीं भी किसी भी माइंस में किसी भी चीज के लिए, लेकिन कोयले को ध्यान में रख करके कोल माइंस डे, माने माइनिंग नहीं बोलेंगे, कोल माइनर्स डे, यानी कोयले के खनिकों का दिवस मनाया जाता है। वैसे कोयले की खोज भारत में जो है आज के झारखंड के धनबाद के पास के झड़िया में हुआ था, और यह 1774 में हुआ था। व्हिटले ब्रदर्स ने इसकी खोज की थी। तो 1774 व्हिटले ब्रदर्स, झरिया, झारखंड, धनबाद के पास, ये 1774 कोयले की खोज हुई। तो ये ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूंगा 5 मई की, और ध्यान में रखना है वैसे 4 मई की एक और बड़ी अच्छी चीज है। 4 मई 1927 को हम देखते हैं मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट्स एकेडमी की स्थापना हुई।
मोशन पिक्चर्स ऑफ आर्ट्स एकेडमी की स्थापना हुई, जिसे हम एकेडमी अवार्ड कहते हैं, जिसे हम ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। ये अमेरिका के हॉलीवुड मूवीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। वहां पर कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजलिस है। लॉस एंजलिस में बेवर्ली हिल्स एक जगह है, वहीं से ये अवार्ड दिए जाते हैं साल में एक बार। और याद रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कर अवार्ड। भारत के 3 लोगों को ऑस्कर अवार्ड अब तक मिल चुका है। एक हमारे जो है, जिनका नाम तो कहेंगे वो महिला थी, भानु अथैया, केरल से ही बिलोंग करती थी, और 1982 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, गांधी मूवी के लिए इनको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और दूसरे नंबर ठीक 10 साल बाद 1992 में हमारे सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर दिया गया। और 1992 का 2009 में, यानी 2009 में रकुल, ठीक है ना, को दिया गया। और वो जो है आप जानते ही हैं, उनका नाम होता है पूरा रसूल पुकुट्टी। हाँ, रसूल पुकुट्टी थे, और ये फिल्म डायरेक्टर ही थे और संवाद वगैरह करते थे, लेकिन एक्चुअली ये साउंड मिक्सिंग जो उन्होंने काम किया उसके लिए दिया। तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड मिला रसूल पुकुट्टी को, जो केरल से ही बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते ही हैं, तो ये याद रखिएगा। 3 लोगों को अवार्ड मिल चुका है। अब हम जो बात करें तो ये बात करें कि 4 मई का एक इंपॉर्टेंस और क्या है। तो 4 मई का इंपॉर्टेंस देखें तो हमें याद आता है कि 1979 में ब्रिटेन के इतिहास में पहली प्रधानमंत्री एज ए फीमेल बनी मार्गरेट थैचर, और 1990 तक रही। यानी इंग्लैंड के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर बनी, जो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, और ये बनी 1979 में और रही 1990 तक, लगभग 11 साल। और याद रहे, उन्हें आयरन लेडी कहा गया है। और 1721 से ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट शुरू हुआ था। रॉबर्ट वालपोल पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और पहली महिला प्राइम मिनिस्टर 1979 में जाके मिली। लगभग 250 साल से ज्यादा लग गए वहां पर एक महिला प्रधानमंत्री बनने में, और इतना मॉडर्न कंट्री है, जरा सोचिए। तो रॉबर्ट वालपोल, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, एंड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी मार्गरेट थैचर, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हम बात करें 5 मई। 5 मई तो काबिल तारीफ की बात है, सच पूछिए तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर। 5 मई 1818 को आज के जर्मनी के पर्शिया के, ठीक है, एक शहर था, छोटा सा गांव है जिसको कहते हैं ट्रायर। ट्रायर में जो है जन्म हुआ किसका? कार्ल हेनरिक मार्क्स का। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चराइजेशन है और समझना है। ये हम बात कर रहे हैं 5 मई की, 1818 की, और इनकी मृत्यु होगी 1883 में 14 मार्च को। पर वो कोई मायने नहीं है कब डेथ होता है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये ठीक है। इसमें हम ये कर रहे हैं, बर्थ ऑफ कार्ल, ठीक है, ठीक है, ही इन रिच डाल दीजिए तो हेनरिक आ जाएगा, हेनरिक मार्क्स। तो याद रखिए कहां? एट ट्रायर। ये इनके गांव का नाम है ट्रायर, और ये कहां पे है? प्रूशिया। प्रूशिया पहले जर्मनी के 200 राज्यों में से एक होता था, सबसे बड़ा, जहां का ऑटो वन बिस्मार्क था, जर्मनी। तो याद रखिएगा, बर्थ ऑफ कार्ल हेनरिक मार्क्स एट ट्रायर, प्रूशिया, जर्मनी। कब? 5 मई 1818। और उनका डेथ है 1883 14 मार्च को। और कार्ल मार्क्स हैं जिन्हें कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म, फादर ऑफ economic system of socialism, and who given the theory of socialism, given the theory of communism, given the theory of surplus value. And he was the first man in the world that wrote the economy as a historical point of view. यानी दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने अर्थव्यवस्था का इतिहास लिखा, यानी अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक कालक्रम में समझाने का प्रयास किया। तो समाजवाद का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने ही दिया।
कार्ल मार्क्स। बहुत सारी चीजें इनके लिए, फिलहाल इतना है। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी, दास कैपिटल और एक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल तो इन्होंने खुद लिखी जो 1867 में लिखी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो 1848 या 49 में लिखी गई और लिखे अपने दोस्त फ्रेडरिक एंजल्स के साथ। इनके जो गुरु थे उनका नाम था क्या, हेज़ेल। 8 साल की उम्र में कार्ल मार्क्स के पिता इसको लेकर आए और हेज़ेल को दिया और कहे कि ये आज से आपका चेला है, आप इसका निर्माण करिए। क्या फेथ था, और अपने फेथ को वो कायम रखा और अपने गुरु से भी आगे निकल गया। ये था कार्ल मार्क्स। तो गुरु शिष्य की परंपरा बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीजें, 6th में की बात करें हम तो उसमें भी एक अच्छा सारा हिसाब किताब है। 6th में 788 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम अगला देखें तो 6th में 788 एडी, बर्थ ऑफ आदि शंकराचार्य। चार्य एट कलाडी, ठीक है, कलाडी केरला। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी। ध्यान देंगे, हमारे एक मध्यकाल के बड़े विद्वान हुए आदि शंकराचार्य, बाल अवस्था में उन्होंने संन्यास लेना चाहा, मां ने रोक दिया। पिताजी की असमय मृत्यु हो गई और मां को यह बार बार कहते कि मैं संन्यास पे जाऊंगा, पर जाने नहीं देती। लेकिन जब बहुत जिद हुआ तब मां ने कहा ठीक है जाओ। तो अपनी मां की आज्ञा से बाल अवस्था में थोड़े बढ़ गए थे तो संन्यास के लिए निकल पड़े थे। ये हमारे केरल के कलाडी गांव के पास जन्म लिए 788 एडी में, और समय के साथ बाल अवस्था में संन्यास ग्रहण किया और अपने अद्वैतवाद के दर्शन से दुनिया को चकित कर दिया। उन्होंने कहा कि सारा जगत मिथ्या है, ईश्वर ही जो वो है, जो अद्वैत है वही, मतलब उसका कोई दूसरा रूप ही नहीं है। ये जो कुछ भी देखते हैं वो माया है, रिश्ते नाते, हम आप पेड़ पौधे सब, ये सब माया है। जगत जो है, जो यूनिवर्स है वही सत्य है, जो पावर है, जो मेकर है वही सत्य है। तो उन्होंने कहा अद्वैत, दो नहीं है, सब एक है। हमारे आपके सब के मूल में एक ही एनर्जी है जिससे ये पूरी कायनात बनती है, हम और आप बनते हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। तो अद्वैतवाद का दर्शन इन्हीं का है। आदि शंकराचार्य इनको नाम मिलता है। केरल के कलाडी में पैदा हुए थे, 788 में इनकी पैदाइश है। और इन्होंने इनके समय में देखा कि बौद्ध धर्म बहुत ऊंचा जा रहा है, यानी सब लोग अपना रहे हैं, उनके अच्छी परंपराएं हैं, और हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे आडंबर आ गए। तब इन्होंने जो है जो समझ पैदा की, उसकी वजह से बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी चीजों को उठाया और हिंदू धर्म में अपनाया और उसे प्रसारित किया। और इस आज तक हम लोग कई धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर के जीते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने किया, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्रछन्न बौद्ध। आदि शंकराचार्य का एक नाम है प्रछन्न बौद्ध, और यह क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। अब रही कि जब ये बहुत बच्चे थे तो इनकी कुशाग्र बुद्धि को देखें तो बहुत बच्चे थे तो माँ ने एक बार कहा कि जाओ पड़ोसी के चूल्हे से आग ले आओ। पुराने जमाने में एक दूसरे से चूल्हे से शाम के वक्त आग लेते थे, चूल्हा जलता था, या सुबह भी। बच्चे थे, नंगे थे, चले गए पड़ोसी के घर में, आग मांग लिए। पड़ोसी ने कहा कैसे ले जाओगे? तो देखे तो नंगे थे, कहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो रात वाली बुझी हुई चूल्ही थी ना, उसमें जो राख रखे थे, राख लिया और हथेली पर राख रख लिया और कहा इस पे शोले डाल दो। व्हाट ए इंटेलिजेंसी! उनको मालूम है कि ये इंसुलेटर है राख, ये इंटेलिजेंसी होती है। और जब वो सन्यास पर थे
पूरा भारत भ्रमण किए, तो 4 धाम की यात्रा, 4 धाम में 4 श्रृंगेरी मठ बैठाना, द्वारकाधीश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब जो है, इन सब के मठ की, द्वारकापुरी मठ, सब की स्थापना इन्होंने की। तो पूरब में आप देखते हैं क्या, पूरी मठ, जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में देखते हैं द्वारका, उत्तर में देखते हैं बद्रीनाथ, और दक्षिण में देखते हैं श्रृंगेरी मठ। इन सब मठों की, 4 मठों की स्थापना की, भारत को कल्चरली यूनाइट करने की कोशिश की। और याद रहे, संवाद पता चला कि मां बीमार है, मां मरने वाली है, तो वो आए, मां डेथ कर गई, और जो भी वजह रही हो, गांव वाले ने इनको बाइकआउट कर रखा था सोसाइटी से। तो अद्वैतवाद था, उन्होंने अकेला लाश उठाने की स्थिति में नहीं थे, तो कहते कि उन्होंने अपने मां के शरीर को टुकड़े टुकड़े किया, पोटली बांधी और अपने कंधे पर रखा, और जाकर शमशान घाट में अपनी मां का दाह संस्कार करके आया। यह अद्वैतवाद होता है। जैसे एक डॉक्टर किस तरह से ऑपरेट करके हमारे जीवन को बचाने का भरसक प्रयास करता है, जैसे कैसे एक पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर जो है हमारे शरीर के चिथरे चिथरे करके पता करता है कि क्या वजह रही मौत की, उसके सामने में वो एक मांस का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। तो जब आप इस स्थिति पर पहुंचेंगे ही नहीं, तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, जीवन के परिस्थितियों से जूझ नहीं सकते। तो आप सब में कहीं ना कहीं कुछ कम, कहीं ज्यादा, कभी हां कभी नहीं, अद्वैतवाद का गुण होता ही है, और ये प्रकाष्ठा पे थे। तो ये है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य को देखा आपने कि इनका इंपॉर्टेंस 6 मई का, 7 मई का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस है, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं। 7 मई 1861 को, ठीक है। अब हम अगले पहलू पर देखें तो 7th of May 1861 बर्थ ऑफ रविंद्र नाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है, ठीक है। 1843 में इनका डेथ होता है, और जैसा कि आप जानते हैं इनको 1943 में डेथ होता है, और 1913 में इनको नोबेल, ठीक है, लिटरेचर अवार्ड मिलता है एज फर्स्ट एशियन। लुक, 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है, 1913 में इनको लिटरेचर का नोबेल मिलता है। उस समय के हिसाब से इन 13 वर्षों में ये पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, और उसमें भी लिटरेचर का। तो लिटरेचर का भी पहला जो एशियन पर्सन थे तो यही थे, और नोबेल में भी पहला पर्सन तो यही एशियन, फर्स्ट एशियन थे। तो ही वॉज द फर्स्ट एशियन दैट अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज, ऑनर विद नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फॉर गीतांजलि। तो गीतांजलि इन्होंने बांग्ला में लिखा था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने खुद ही किया था। गीतांजलि यानी गीतों की अंजलि, गीतों की माला। तो याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें विश्व कवि कहते हैं, गुरुदेव इन्हें गांधी जी ने कहा। इन्हें सर की उपाधि ब्रिटेन ने दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी, तो इन्हें सर की उपाधि मिली। विश्व गुरु हम लोग कहते हैं, और गुरुदेव गांधी जी ने कहा। और ये एक अच्छे साहित्यकार, समाज सुधारक, बहुत बड़े स्कॉलर्स, थिंकर थे, कविता लिखते थे। काल के गाल पर लुढ़कता हुआ आंसू, काल कविता ताजमहल कर ऊपर लिखी थी उन्होंने। तो ताजमहल को इन्होंने कहा काल, मौत, यमराज, काल के गाल पर लुढ़कता हुआ आंसू, ये कविता इन्हीं की लिखी हुई है। इन्होंने ही कहा कि भगवान के सामने झुको और किसी के सामने नहीं झुको। बहुत सारी इनकी कविता है, चारुलता, चित्रा, पोस्टमैन, अली कोचवान, क्या कहते हैं, काबुली वाला, इनकी इतनी सारी कहानियां हैं। घरे बाहरे, पाथेर पंचाली, ये सब उन्हीं की कहानी पर बना हुआ मूवी है। और ध्यान में रखेंगे, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत जगह गए, दुनिया देखे, यूरोप गए, रशिया गए, हर जगह गए, घूमे उमे देखें। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव, महात्मा गांधी ने कहा विश्व गुरु, हम लोग कहते हैं। सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दी,
और गीतांजलि नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी बांग्ला भाषा में, इसका ट्रांसलेट भी खुद ही किया इन्होंने। और जनगण मन इसका मतलब यही है कि इन्हीं का लिखा हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल लिखा हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में पैदा हुए 1861 में, तो रविंद्र जयंती होती है इनकी, रविंद्र संगीत भी होती है। रविंद्र संगीत बोलपुर में उनके विश्व भारती विश्वविद्यालय में, और इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की 1921 में इनॉग्रेट करने के लिए गए भी हमारे उस टाइम में गांधी जी। तो 1920 में उसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं। और माघ मेला की शुरुआत जो इन्होंने की, तो वो मेला भी लगता है बंगाल में। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। अब टैगोर के बाद हम देखेंगे तो 7 तारीख के लिए ये इंपॉर्टेंट था। 8 तारीख पर आ जाइए तो 2 क्वेश्चंस बड़े अच्छे थे। एक तो रेड क्रॉस डे होता है, और आज मेरी माँ का, हमारी माँ का, हम सब की माँ का जन्मदिन है। ठीक है ना, हम सब समझ सकते हैं, बहुत इमोशनल डे है। तो 8 मई, और जब मैं ये लिख रहा हूं तो मेरे दोनों माँ की तस्वीर मेरे सामने होती है। मदर्स डे शब्द तो बहुत छोटा है, पर इसका अर्थ निकालना बहुत मुश्किल है। तो बेटा आज वर्ल्ड मदर डे है। वैश्विक स्तर पे हम माँ के लिए एक दिन मनाते हैं, क्योंकि माँ के बिना तो कोई दिन गुजरता ही नहीं। हकीकत है, चाहे वो मेरे बच्चों की माँ हो या मेरी माँ, या मेरी माँ की माँ हो, मेरे पिता की माँ हो, या भगवान की माँ अदिति क्यों ना हो, तो माँ के बिना तो एक पल भी गुजरना मुश्किल है। वह गुजर चुकी होती है, फिर भी उसकी यादें ऐसी होती है कि एक पल, ये शरीर ही उसका दिया हुआ है, ये शरीर ही उसका दिया हुआ है। हमारे आत्मा में जो विचार आते हैं, जो मेरे दिमागों में जो कर्तव्य बोध आता है, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। उनका ऋण चुकाना संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, सोच से परे है। माँ सृष्टि है, सृष्टि की निर्माता है, सृजनकर्त्री है, सृजन करती है वो। तो जो सृजन करे वो माँ है। तो आज वर्ल्ड मदर डे है। दुनिया के तमाम माताओं को मेरी तरफ से ढेर सारे जो है आशीर्वाद लेना चाहूँगा। उनके चरणों में हमेशा जगह मिलता रहे, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर बना रहे। इस संकल्पना के साथ आज मदर्स डे के लिए हम आप सब प्रार्थना करें कि हमारी माँ स्वस्थ रहे, अच्छी रहे और जीवनदायी बनी रहे। तो आज मदर्स डे है। मैंने क्लियरली कहा आपको, शब्द बड़े ही छोटे हैं, पर इसके अर्थों की व्याख्या हम नहीं कर सकते, असंभव है मेरे लिए, मैं क्षमा चाहूँगा। बाय द वे, आज 8 तारीख के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, ऐसे ही एक मातृत्व भाव, ऐसे ही एक मातृत्व भाव बहुत मायने रखता है बेटा। 8 में फाइनली 1864 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी एट जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। फाउंडर जॉन हेनरी डुनांट ऑफ स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड के ही थे बेटा, यानी स्विस थे, स्विट्जरलैंड के ही थे। तो याद रखिएगा बेटा, आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी नोन एज रेड क्रॉस डे। और इसका साइन जो होता है, साइन ध्यान देंगे, इसका साइन बहुत सिंपल है। ये साइन होता है रेड कलर का प्लस, तो ये रेड क्रॉस डे होता है। तो आज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडेशन हुआ था स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। स्विट्जरलैंड के ही एक बिजनेसमैन थे और एडवोकेट भी थे, जिनका नाम था जॉन हेनरी डुनांट। उन्होंने क्रीमिया वॉर जो देखा, उसमें बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा,
जिसमें मंगल पांडे भी शामिल हुए थे ब्रिटिश फौज की तरफ से। उसी में जो है हमारे इटली के फ्लोरेंस शहर की बड़े अमीर बाप की बेटी पूरी दुनिया को घूमने के चक्कर में गई और फिर जब देखा तो इस युद्ध में कूद पड़ी और मानव सेवा में लग गई, और उन्हें कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और नाइटिंगेल को क्या कहते हैं? लेडी विद लैम्प। और इसी में वो सेवा कर रही थी और नर्सिंग सेवा की जन्मदात्री उसको कहते हैं। ये सब देख करके जो है जॉन हेनरी डुनांट का दिल वही मातृभाव से भर गया और वो कई मीटिंग किया 1863 में, और 64 में एस्टैब्लिश कर दिया रेड क्रॉस सोसाइटी, जो बिना दोस्त दुश्मन समझे बगैर कंटिन्यू मरीजों की मदद करता है, घायलों की मदद करता है। युद्ध भूमि में हर जगह, यूक्रेन और रसिया हर जगह पहुंचा हुआ है, वो हर जगह पहुंचा रहता है। अफ्रीका, एशिया, हर जगह कहीं भी युद्ध चले इसकी गाड़ियों पर कोई भी हमला नहीं करता, क्योंकि वो बचाने जाता है, भगवान का काम करता है। तो ये चीज़ें, तो आज रेड क्रॉस डे भी है। तो कुल मिलाकर के हमने आपको क्या बताया? आज के इंपॉर्टेंस के बताया कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, इसका इंपॉर्टेंस है। हम इस बहाने बहुत सारी बातें कर लेते हैं और ये बातें तमाम डिफरेंट कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आता है। आईएएस से लेकर के एक छोटे से एग्जाम से एमटीएस के एग्जाम तक आता है बेटा, कहीं ज्यादा गहरा, कहीं कम, कहीं जटिल। कुल मिलाकर के बात इतनी ही थी कि 1 से लेकर 8 तारीख का आपने पढ़ लिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेट क्या होता है। नाउ वी विल टॉक लेटर। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। यूं ही देखते रहिए, ठीक है? थैंक यू।